हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग सौर मंडल की कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या एनटीपीसी का जो 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है या फिर जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, यानी जो एनटीपीसी का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आता है उसमें भी सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा, चाहे वो थ्योरेटिकल वीडियो हो या प्रैक्टिस सेट के रूप में, एमसीक्यूज़ के रूप में हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी के अतिरिक्त अंतरिक्ष में एकमात्र खगोलीय पिंड है। देखिए, जब भी अंतरिक्ष में खगोलीय पिंड की बात होती है, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग का नाम किसका आता है? पृथ्वी का नाम आता है। ठीक है, बट सेकेंड नंबर में जो होगा पृथ्वी के बाद वो टाइटन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, होगा क्यों इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए टाइटन में क्या पाया गया है, देखिए टाइटन में कई प्रमाण मिले हैं, किसमें नहरों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, रहने के लिए। ठीक, नहरें, सागर, इन सब में मिला, यानी पानी की व्यवस्था पाई गई है, पानी के प्रमाण मिले हैं। इस वजह से पृथ्वी के अतिरिक्त एकमात्र जो खगोलीय पिंड है वो है टाइटन। ठीक, यानी दो खगोलीय पिंड कौन से हैं अंतरिक्ष में? एक तो पृथ्वी और दूसरा टाइटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल आकाश गंगा का हिस्सा है, हमारी आकाश गंगा में कम से कम कितने अरब तारे हैं? ठीक है, तो ये तो आपका फैक्चुअल बेसिस को याद करना ही पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। देखिए 250 से 500 से अधिक माना गया है। ठीक है, मतलब 250 कम से कम 250, अधिक से अधिक आपको मालूम ही है 500 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सौर मंडल आकाशगंगा का हिस्सा है, हमारी आकाशगंगा में कम से कम 250 से 500 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? ठीक, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए बोला जा रहा है। इसका राइट आंसर पहले बात तो इसका है बाहरी कोर। ठीक है, अब बाहरी कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है? देखिए जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनाते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा रफली आपको बता देता हूँ। मान लीजिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा क्रोड आपका कहलाता है। ठीक है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आंतरिक क्रोड कहलाता है आपका, आंतरिक क्रोड, और ये बाहरी हो जाएगा या बाह्य कोड हो जाएगा, क्रोड। ठीक है, ये हो जाएगा। ऊपर वाला आपको मालूम है कि मेंटल कहलाता है। एक ऊपरी मेंटल हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? ऊपरी मेंटल, और नीचे को निचली मेंटल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो हमेशा इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? बाहरी कोर। ठीक है, चलिए, यानी थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? विशाल गैस के रूप में किसे जाना जाता है? सबको पता है, विशाल गैस के रूप में बृहस्पति को जाना जाता है। देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, विशाल गैस सबसे बड़ा बृहस्पति। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हो। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बट इससे रिलेटेड आता है, बस यहाँ पे चेंज कर देगा और आपसे पूछ लेगा इसके बाद कौन सा ग्रह का नंबर आता है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। याद आप कैसे कर सकते हो? देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने सूरज बना दिया, ठीक है, सूर्य, तो जब भी हम लोग क्रम की बात करते हैं तो सूर्य से क्रम देखा जाता है। ठीक है, सूर्य से सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सबसे पहले नंबर आएगा बुध का, उसके बाद आएगा शुक्र का, उसके बाद आएगा पृथ्वी का, उसके बाद आएगा मंगल। ठीक है, पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। मंगल के बाद आएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आएगा आपका शनि का नंबर, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले कौन है? सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, मंगल और शनि के बीच में कौन सा है, तो मंगल ये रहा, शनि ये रहा, इनके बीच में कौन सा ग्रह आता है, ग्रह बृहस्पति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। सूर्य से सबसे निकट कौन सा है, सबसे पास कौन सा है, बुध है। अच्छा, बुध को मर्क्यूरी भी बोलते हैं और कहीं कहीं बुध की जगह पारा भी लिख के आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है, ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को आपको रट लेना है, याद करना है, पटल विरूपण। पटल विरूपण की वजह से क्या होता है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है, क्या, पृथ्वी की भूपर्पटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे तारा टूटते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उल्का पिंड। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। देखिए, चंद्रमा है, बोला जाता है कि चंद्रमा के चारों तरफ एक गैसीय आवरण होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको चंद्र बाह्य मंडल बोलते हैं। बाहरी है इसीलिए इसको बाह्य बोला गया। ठीक है, चारों तरफ बोला गया ना, तो बाहरी इसलिए बाह्य बोला गया। याद करने के तरीके से आप याद कर सकते हो, चंद्रमा है तो चंद्र लगा दो, चंद्र बाह्य मंडल। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो क्या है इसका आंसर, इसका है सिस्मोलॉजी। ठीक है, जैसे सिस्मोग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं वैसा ये सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो भूकंपों के अध्ययन के लिए जाना जाता है सिस्मोलॉजी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ग्रहण कब लगता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई क्षुद्र ग्रह आ जाता है, चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, आप एक जगह सूर्य लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद करना है EMS के तौर पे। ठीक है, EMS याद कर लीजिए सूर्य, और जब भी चंद्र होगा ना, चंद्र ग्रह, तो आप याद कर लीजिएगा SEM, बस। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, देखिए, E से अर्थ हो गया, M से मून हो गया, और S से सन हो गया। सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा बीच में आता है, यानी मून बीच में होता है। तो चंद्रमा बीच में आता है, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक, मतलब क्या होता है, देखिए, चंद्रमा पे हम लोग हैं, सॉरी, ये अर्थ पर हम लोग हैं, पृथ्वी पर हम लोग हैं। ठीक है, सूरज यहाँ है। अब जब चंद्रमा बीच में आ गया तो हम लोग को सूरज कहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इस वजह से बीच में आ गया, इसलिए सूर्य ग्रहण लग गया, ऐसा बोल देते हैं। ठीक, अर्थ चंद्र ग्रहण कब होता है, सम में। चंद्र ग्रहण क्या, SEM, सम याद कर लीजिए, जब अर्थ बीच आ जाती है, किसके, सूर्य और किसके बीच में, ये चंद्रमा के बीच में। अब देखिए, होता क्या है कि मून क्या है, ये सन है, सन के लाइट है, समझ लीजिए, इस पर पड़ी और रिफ्लेक्ट होके वापस चंद्रमा पर आई। ठीक है, तो हम लोग को चंद्रमा दिख रहा है। ठीक है, पर जब अर्थ बीच में आ जाता है तो क्या होता है, क्या ये रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, बिल्कुल नहीं होगा, लाइट नहीं पड़ सकती, इसीलिए अर्थ बीच में आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मून एकदम काला हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं दिखता। इसीलिए बोलते हैं जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूरज और चंद्रमा के बीच में। अदरवाइज सूर्य ग्रहण के केस में ये आपका चंद्रमा यानी मून बीच में आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है, याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, यूरोपा बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है। किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता। 12 क्वेश्चन देखिए, किसे ग्रह के रूप में नहीं माना जाता, तो ये प्लूटो को नहीं माना है ना, प्लूटो को नहीं माना जाता। चलिए, और मैंने अभी भी जो आपको सीरीज बताई थी ना, जो ये सूरज से जो बुध पड़ रहा था, पृथ्वी मंगल ये वगैरह, उसमें मैंने प्लूटो का नाम नहीं लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सूर्य का कौन सा भाग मनुष्य को दिखाई देता है। तो सूर्य का जो भाग मनुष्य को दिखाई पड़ता है वो फोटोस्फीयर है। ठीक है, अगर आप देखते हो ना तो फोटोस्फीयर दिखाई देता है। ठीक है, फोटोस्फीयर। पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, पृथ्वी पर समुद्र तल से, तो ये क्या है, मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच कहलाता है। क्या, पृथ्वी
पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु मैरियाना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा परिक्रमण करता है? सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है, वो जल्दी जल्दी परिक्रमा कर लेता है, कौन होगा जो सबसे निकट होगा? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बुध। ठीक है, बुध हो जाएगा। बुध को और क्या बोलते हैं? पारा बोलेंगे या मर्क्यूरी भी बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी आएगा, आपको लगाना है। ठीक, और मैंने सीरीज में भी बताया था, जब भी बताया कि सूर्य से सबसे निकट कौन सा है? बुध है। तो जो सबसे पास होगा वो जल्दी से परिक्रमा कर लेगा, जो थोड़ा दूर होगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? देखिए ये तो आप देख ही के लगा सकते हो। कैसे? अब देखिए, घनत्व का मतलब क्या होता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे ऐसे कुछ लोग रह रहे हैं। ठीक, एक दूसरा एरिया है, यहाँ पे और भी लोग हैं, यहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा है। घनत्व मतलब क्या होता है? डेंस, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे ये इस एरिया में डेंसिटी आपको इतने लोगों की ज़्यादा दिख रही है ना, यानी इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज़्यादा है, इसका घनत्व कम है। तो पृथ्वी पर जब एरिया है तो पृथ्वी पर लोग भी रहते हैं। जब लोग रहेंगे, पेड़ पौधे वगैरह हर एक चीज़ है यहाँ पर, तो क्या बोला जाएगा कि वो डेंस ज़्यादा है ना। तो पृथ्वी का जो पृथ्वी ग्रह है उसका घनत्व सबसे अधिक होगा। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मतलब ध्यान लगा सकते हो। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जाम में पढ़ो तो याद ही आए, है ना। चलिए नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह अपने प्रमुख छल्लों के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में एनटीपीसी के एग्जाम में आया था याला। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह अपने प्रमुख छल्लों के लिए जाना जाता है? तो ये शनि ग्रह है। याद कैसे आप करोगे? शनि ग्रह छल्लों के रूप में, देखिए आप देखते होंगे कि जब सैटरडे होता है तो मंदिरों में शनि भगवान में कुछ ये लोहे के छल्ले मतलब चढ़ाए जाते हैं उनके ऊपर, है ना। तो आप वैसे याद कर सकते हो। छल्लों में कौन आएगा? शनि भगवान का नाम आएगा, तो शनि ग्रह से आप लगा सकते हो। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खगोलीय पिंड को बौना ग्रह माना जाता है? बौना ग्रह किसे माना जाता है? जिसका अस्तित्व अब नहीं माना जाता, यानी प्लूटो को। प्लूटो को ही बौना ग्रह कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? अभी मैंने बताया, पारा, मरकरी या फिर बुध, दोनों में कोई भी होगा, यही इसका ऑप्शन है। ठीक है, मतलब सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है, शुक्र कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो शुक्र ग्रह है वो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ये इसको आप डबल टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी जे.एल. बियर्ड ने। जे.एल. बियर्ड ने की थी। गैलीलियो ने क्या किया था? केपलर के लॉ आए थे, आपको पता है, 3 लॉ थे। जे.एल. बियर्ड ने खोज की थी सौर प्रणाली की, सोलर सिस्टम की। ठीक, यहाँ पे सोलर सिस्टम भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तारामंडलों की बात हो रही है, तारा की बात नहीं हो रही, तारों की बात नहीं हो रही है, वो तो बहुत है आपको, लेकिन तारामंडल कितने? 89। अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल अभी तक ऑन अकाउंटिंग माने जाते हैं। ठीक, कितने? 89, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? देखिए सौर मंडल है, सोलर सिस्टम का जन्मदाता कौन होगा? जो उसमें सबसे प्रमुख होगा, कौन होगा? नामी में है, सूरज, सौर्य, सूर्य। ठीक है, इसका हो जाएगा ए। पृथ्वी पर जो संभव है ना जीवन, वो भी सूरज की वजह से ही संभव है। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, मतलब याद कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य ये आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। मध्य रात्रि का सूर्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र में दिखाई देता है। चलिए 25वें क्वेश्चन में देखते हैं, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन देखते हैं, सूर्य में एक बड़ा काला छेद, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, मतलब इसका मतलब है कि दिन के दौरान धब्बे होते हैं, जहाँ जहाँ धब्बे होते हैं वहाँ से ऊर्जा हम लोग को निकलती है, ऐसा बोल रहा है। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, इनमें से कोई नहीं। देखिए सूर्य का जो काला धब्बा, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये धब्बे हैं सपोज करिए, ठीक है। प्रकाश का उत्सर्जन इस जगह से नहीं हो पाता, ठीक है, जो प्रकाश निकलता है ना यहाँ से ये नहीं निकल पाता, इस वजह से यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं। ये सन की बात हो रही है, ठीक है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काला धब्बा बोलते हैं। तो रीज़न क्या है,
धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ठीक है, चलिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71% हाइड्रोजन में। सेकंड नंबर कौन है? तो हीलियम का आ जाएगा। ठीक है, तो पहला इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 26 का। ठीक, ये भी पूछा गया है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यानी सौर पृष्ठ का वो तापमान कितना है? 800 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हीलियम, मैंने अभी बताया। पहला हाइड्रोजन आप हमेशा लगाओगे, दूसरा क्या लगाओगे? हीलियम। ठीक है, तो हीलियम हो जाएगा। ठीक, नियॉन और आर्गन क्या है? ये आप सभी को पता है, ये इनर्ट गैसें हैं जिनको अक्रिय गैसेस बोलते हैं। ठीक, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप सभी जानते ही हैं। चलिए, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के पास हम लोग देखा था बुध ग्रह है। ठीक है, पारा भी हो सकता है, मरकरी भी आ सकता है, जो भी होगा ऑप्शन में आप लगा लोगे। ठीक, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? चंद्रमा की तरह कलाएं किस ग्रह में होती हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल में। जो मंगल ग्रह होता है उसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। ठीक, तो ये इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा है ग्रह के रूप में। शनि को अभी बताया था, छल्लू वाला। ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हो। बुध तो सबसे छोटा है ही है, उसको पारा भी बोलते हैं, मरकरी भी बोलेंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? अभी आपको बताया था बुध लगाता है सबसे कम में, क्योंकि सूर्य के पास सबसे है, जो सबसे पास होगा जल्दी से चक्कर लगा के आ जाएगा, है ना। जो सबसे दूर होगा उसको पूरा कर्व को जो है रोटेट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो बुध उसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्ष की तरफ जो झुकाव है सबसे अधिक किसका है? पृथ्वी का है। तो इसको तो पता ही होगा सभी को, पृथ्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा वीडियो। ओके।